जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं हिंदी के वे महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, उन महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो कि लगातार परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं और आगे भी पूछे जाने की प्रबल संभावना है। ये ऐसे प्रश्न हैं जो कि हाल ही के उत्तर प्रदेश पुलिस एसआई में, पिछले पुलिस कांस्टेबल में, सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल में, इन सब परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं। इन प्रश्नों के आंसर के साथ साथ डिस्क्रिप्शन की भी हम लोग चर्चा करेंगे। और वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक कर दिया करिए, है ना। लास्ट में हम प्रश्न पूछते हैं, उसके लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़ दिया करिए, ठीक है। बाकी अगर कोई इश्यू आता है उसके लिए भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ठीक है। देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध वर्तनी वाला है? पारगम्य, पारागम्य, पारोगम्य या पारिगम्य? यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर ए पारगम्य तो बिल्कुल सही जवाब है। पारगम्य का मतलब क्या होता है? पारगम्य का मतलब होता है एक तरफ से दूसरी तरफ, एक तरफ से दूसरी ओर। अगर मान लीजिए एक कोई झिल्ली है और इधर से उधर अगर हम देख सकते हैं तो इसे हम कहते हैं ये पारगम्य झिल्ली है। मतलब एक तरफ से दूसरी तरफ अगर देख सकते हैं तो हम कहते हैं ये पारगम्य है, ठीक है। तो पारगम्य का सही जो वर्तनी है वो ये है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हिंदी भाषा का कौन सा रूप मानक हिंदी के रूप में स्वीकार किया गया है? पूर्वी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, खड़ी बोली या पश्चिमी हिंदी? यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर सी तो बिल्कुल सही जवाब है। खड़ी बोली जो है उसे हम ये जो खड़ी बोली का रूप है यही मानक हिंदी के रूप में स्वीकार किया गया है, ठीक है। जो प्रयोग हम करते हैं आजकल आधिकारिक भाषा के रूप में प्रयोग करते हैं उसमें ज़्यादातर जो प्रयोग होता है वो खड़ी बोली का ही होता है। अब ये खड़ी बोली किस हिंदी के अंतर्गत आता है? तो वो आता है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। ये बात ध्यान रखिएगा, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत न केवल खड़ी बोली बल्कि कन्नौजी, बुंदेली, इसके बाद हरियाणी, बांगरू, है ना, इसके बाद ब्रज भाषा, ठीक है। ये सारे के सारे जो बोलियां होती हैं वो खड़ी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत बोली जाती हैं। रही बात पहाड़ी हिंदी की, तो पहाड़ी हिंदी के अंदर गढ़वाली, कुमाऊनी ये जो हैं ये पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत आते हैं। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आते हैं अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ये तीन आते हैं, एकदम रट लीजिएगा। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, और एक बचता है बिहारी हिंदी, ठीक है। बिहारी हिंदी के अंतर्गत आते हैं मगही, मैथिली, भोजपुरी। क्या? मगही, मैथिली और भोजपुरी। इतनी बात ध्यान रखिएगा। आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी। अगला प्रश्न, आलोचना का पर्यायवाची क्या है? सुलोचना, विवाद, समीक्षा या बाध्यता? यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर सी समीक्षा तो बिल्कुल सही जवाब है। इन्होंने कहा पर्यायवाची किसका? आलोचना। आलोचना का मतलब होता है किसी भी चीज़ की, किसी भी परिस्थिति की विवेचना, किसी व्यक्ति की विवेचना, परीक्षण जो होता है वो विवेचना कहलाता है। और समीक्षा का भी वही मतलब होता है। तो हम कहेंगे आलोचना समीक्षा का क्या है? पर्यायवाची है, या फिर समीक्षा आलोचना का पर्यायवाची है। कुश की नोक सी तीखी बुद्धि वाले को क्या कहते हैं? विद्वान, कुशा, कुशाग्र बुद्धि, मंद बुद्धि? यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर सी कुशाग्र बुद्धि तो बिल्कुल सही जवाब है। कुश की नोक सी तीखी बुद्धि वाले को हम क्या कहते हैं? कुशाग्र बुद्धि वाला व्यक्ति है। शुद्ध आत्मा का मनुष्य क्या कहलाता है? पवित्र, दार्शनिक, कृताख्या या शुद्धोधन? यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर डी शुद्धोधन तो बिल्कुल सही जवाब है। शुद्ध आत्मा वाले व्यक्ति को जो होता है उसे हम शुद्धोधन कहते हैं। अभिजात्य का विलोम क्या होगा? कुलीन, सामान्य, अकुलीन या वंचित? यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर सी तो बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अभिजात्य जो होता है इसका कहने का तात्पर्य यह है, इसका अर्थ होता है जो उच्च कुल में जन्म लेने योग्य हो उसे हम अभिजात्य कहते हैं। यानी जो कुलीन होने योग्य हो, है ना। कुलीन का मतलब क्या होता है? जो उच्च कुल में जन्म लेता है उसे हम कुलीन कहते हैं। तो अभिजात्य का भी मतलब वही होता है कि भाई जो उच्च कुल में जन्म लेने योग्य है उसे हम अभिजात्य कहते हैं। और ये अकुलीन का मतलब जो उच्च कुल में जन्म नहीं लेता है उसे हम क्या कहते हैं? अकुलीन कहते हैं। तो अभिजात्य का विलोम क्या हो जाएगा? अकुलीन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अतिवृष्टि का विलोम क्या होगा? अनावृष्टि, अकाल, तूफान या वर्षा? यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर ए
अनावृष्टि तो बिल्कुल सही जवाब है। अतिवृष्टि का अर्थ क्या होता है? जब बहुत अधिक वर्षा होती है तो उसे हम कहते हैं अतिवृष्टि, और जब वर्षा नहीं होती है तो हम उसको कहते हैं अनावृष्टि। तो इसलिए अतिवृष्टि का विलोम अनावृष्टि, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अभिशंसा में कौन सा उपसर्ग है? अपि, अभि, अव, अन। यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर बी अभि तो बिल्कुल सही जवाब है। अभिशंसा में, अभिशंसा मूल शब्द है, अभि जो है उपसर्ग लगा है और शंसा मूल शब्द है। तो अभिशंसा का मतलब क्या होता है? अभिशंसा का मतलब होता है जब अपराध या फिर दोष युक्त हो जाता है व्यक्ति, उस पर दोष सिद्ध हो जाता है, अपराध अभियोग सिद्ध हो जाता है तो अभिशंसा कहते हैं उसे। और अब इसमें उपसर्ग लगा हुआ है और शंसा मूल शब्द है। अब ये उपसर्ग क्या होता है भाई? किसी भी मूल शब्द के पहले लग जाने वाले शब्द को हम उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग होता है हिंदी में अति, अधि, अनु, अप, अभि, अपि, प्र, परा, परि, आ, प्रति, उप, दुस, निस, सुम। ये सारे के सारे क्या हैं? ये सारे के सारे उपसर्ग हैं, ठीक है, और जो कि किसी भी मूल शब्द के पहले लगते हैं, ठीक है। जैसे मैंने कहा, अगर मैं कह रहा हूँ हार एक शब्द है तो हार के पहले प्रति लगा दिया तो ये प्रतिहार हो गया। तो प्रति हमारा क्या है? प्रति हमारा उपसर्ग है। मैंने कहा इसी हार में हम प्र लगा दिए, देखिए इस हार का मतलब क्या था? हार का मतलब माला या फिर हार जीत का हार, लेकिन प्र जैसे लगा दिया तो इसका पूरा मतलब बदल गया। तो ये प्र क्या है? उपसर्ग है। तो मूल शब्द के पहले जिसे हम लगा करके उसके अर्थ को बदल देते हैं वह उपसर्ग होता है। यदि मूल शब्द के बाद कोई चीज़ लगा के अगर अर्थ बदलते हैं तो वो होता है हमारा प्रत्यय। क्या होता है? प्रत्यय। अगला प्रश्न है, अवलोकन में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है? फिर से उपसर्ग का सवाल आ गया। अप, अब, अभि, अ। यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल सही जवाब है। लोकन हमारा मूल शब्द है और लोकन में ये अव लगा हुआ है तो हम कहेंगे अवलोकन में उपसर्ग जो है वो अव सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अव, ऑप्शन नंबर बी। निर्विवाद का संधि विच्छेद क्या होगा? निधन विवाद, निर्विवाद, निधनवाद, निधन विवाद। यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल सही जवाब है। निधन विवाद का संधि विच्छेद, निर्विवाद का संधि विच्छेद निधन विवाद होगा। देखिए विसर्ग के पहले अगर ह्रस्व स्वर हो और उसके बाद य, र, ल, व, ह हो तो वहाँ पे विसर्ग का आधा र हो जाता है, ये नियम कहता है। न केवल य, र, ल, व, ह बल्कि तीसरा, चौथा, पंचम वर्ण भी अगर होता है तब भी जो है कि यहाँ पे विसर्ग का र हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए जैसे हमने कहा दुहधन आचार, दुहधन आचार, आ उ भी अगर आता है तो भी इसका हो जाता है र। दुहधन आचार दुराचार हो जाता है, ठीक है। तो ये विसर्ग संधि का रूप होता है। तो निर्विवाद का निधन विवाद बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आपसे अगर पूछ दिया जाता है भाई संधि बताओ कि क्या होते हैं, तो आप कहते हैं भाई किसी भी दो शब्दों के समीपस्थ वर्णों के मेल को जो है, मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसको हम संधि कहते हैं। संधि होते कितने प्रकार के हैं? तो आप कहेंगे 3 प्रकार के। एक होता है स्वर संधि, एक होता है व्यंजन संधि और एक होता है विसर्ग संधि, ठीक है। तो आपने कहा 3 संधियाँ होती हैं। स्वर संधि में 5 भेद होते हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, यह संधि, वृद्धि संधि और अयादि संधि। व्यंजन संधि में नियम चलते हैं और विसर्ग संधि में भी केवल नियम चलते हैं। आइए अगले प्रश्न पे। निम्न में से कौन सा वार्णिक छंद है? इंद्रव्रजा, सवैया, कवि या फिर ये सभी? यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर डी ये सभी तो बिल्कुल सही जवाब है। ये सारे के सारे क्या हैं? वार्णिक छंद हैं। देखिए जब छंद की बात हो रही है तो छंद का मतलब क्या होता है? छंद का मतलब ये होता है कि कोई भी काव्य जो है वो किस प्रवृत्ति का है, कैसे लिखा गया, कैसे उसकी रचना की गई है, वो मूलतः इस छंद इसी को कहते हैं। और छंद होते हैं कितने? तो छंद होते हैं 4। एक होते हैं वार्णिक जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, और एक होते हैं मात्रिक। एक वार्णिक होते हैं और एक क्या होते हैं? मात्रिक होते हैं। और तीसरा होते हैं उभय छंद, मतलब वार्णिक और मात्रिक दोनों मिला करके। और चौथा जो होते हैं उसे हम कहते हैं मुक्तक छंद। क्या कहते हैं? मुक्तक छंद। तो छंद आपसे पूछेंगे तो आप पाठ कितने बताएंगे? 4 बताएंगे। इतनी बात ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न में कह रहे हैं कौन सा छंद 22 से 26 वर्ण और 4 चरणों वाला होता है?
दोहा, सोरठा, सवैया या फिर कवित। यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर सी तो बिल्कुल सही जवाब है। ये जो सवैया है ये इसमें 22 से 26 वर्ण होते हैं और 4 चरणों वाला होता है ये, ठीक है। तो हम कहते हैं सवैया, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है अलंकार से। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम कभी रुको नहीं, तुम कभी झुको नहीं। उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा रस प्रयुक्त हुआ है? मुझे लगता है कि आंख मूंद कर आप बिल्कुल सीधे ऑप्शन नंबर सी पे क्लिक करेंगे और कहेंगे ये वीर रस है। साफ साफ हमें दिख रहा है किस अलंकार का भेद है, सॉरी किस रस का भेद है, वीर रस का भेद है। और वीर रस का अगर आपसे पूछ लिया जाए भाई अस्थाई भाव बता दो, तो आप बताएंगे वीर रस का अस्थाई भाव होता है उत्साह। क्या होता है? उत्साह होता है। अच्छा, ये उत्साह होता है। यहाँ भयानक रस दिया है तो भयानक रस का अस्थाई भाव भय, डर, रौद्र का क्रोध, अद्भुत रस का होता है विस्मय या आश्चर्यचकित, ठीक है। रस के बारे में एक बात और पूछी जाती है कि भाई रस की निष्पत्ति जो कहाँ से हुई है, तो आप कहेंगे नाट्य शास्त्र से हुई है, जो कि भरत मुनि जी द्वारा लिखी गई है। उस समय रसों की संख्या 8 थी, अब बढ़ के 9 हो गई है, 2 एक्स्ट्रा और हो गए हैं, भक्ति और वात्सल्य। इसके बाद आपसे पूछा जाता है रस में रसों का राजा किसको कहते हैं, तो आप कहते हैं भाई श्रृंगार रस को रसों का राजा कहते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, तत्पुरुष समास में प्रधान क्या होता है? दूसरा पद, पहला पद, दोनों पद या फिर नवीन अर्थ? यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर ए दूसरा पद तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए समास होते हैं हमारे पास कितने, 6। कितने होते हैं? 6। इन 6 की बात कर लेते हैं। देखिए जो पहला पद होता है ना, ये पहला पद केवल और केवल अव्ययी भाव समास में, किसमें? अव्ययी भाव समास में पहला पद प्रधान होता है। अब नवीन पद की बात कर रहे हैं, नवीन अर्थ की बात कर रहे हैं, तो ये बहुव्रीहि में होता है। किसमें होता है? बहुव्रीहि में, है ना। बहुव्रीहि में नवीन अर्थ हो जाता है, मतलब कोई पद प्रधान नहीं होता, ना तो पहला ना तो दूसरा पद प्रधान होता है, कोई तीसरा ही नवीन अर्थ निकल के आ जाता है, तो ये बहुव्रीहि में है। अब पहला पद का प्रधान होता है केवल अव्ययी भाव में, और दोनों पद प्रधान किसमें होते हैं? द्वंद्व में। किसमें होते हैं? द्वंद्व में, ठीक है। अब ये तो 3 बातें तो क्लियर हो गई भाई। अव्ययी भाव में पहला पद, नवीन अर्थ किसमें निकलता है? बहुव्रीहि में, और दोनों पद प्रधान होते हैं द्वंद्व में। अब 3 और बचते हैं, कौन से भाई? तत्पुरुष, कर्मधारय और द्विगु। तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, इसमें दोनों में दूसरा पद प्रधान होता है, यानी इसको उत्तर पद कहते हैं, दूसरा पद प्रधान होता है। एकदम रट लीजिए, बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है। अलग अलग समास पूछ देंगे आपसे और पूछ देंगे कि बताइए कौन सा पद प्रधान होता है। तो पहला पद प्रधान अव्ययी भाव में, दोनों पद प्रधान द्वंद्व में, नवीन अर्थ कब देते हैं? बहुव्रीहि समास में। बाकी जो 3 बचे कौन कौन? तत्पुरुष, कर्मधारय और द्विगु, ये तीनों में दूसरा पद यानी उत्तर पद प्रधान होता है। अगला प्रश्न, स्वर्गवासी में समास क्या होगा? तत्पुरुष, द्वंद्व, द्विगु या कर्मधारय? यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल सही जवाब है। तत्पुरुष समास का उदाहरण है स्वर्गवासी। कैसे भाई? हमने कहा जल्दी विग्रह करें इसका, तो आपने कहा स्वर्ग का वासी। क्या? स्वर्ग का वासी। तो आपने कहा स्वर्ग का वासी, इसका मतलब का लगाने से संबंध नहीं दर्शाया जा रहा है, और जैसे ही संबंध दिखाएगा तो हम कहेंगे भाई ये कारक का प्रयोग हो गया, संबंध का के की, और जब कारक का प्रयोग हो जाएगा तो आप कहेंगे कि ये तत्पुरुष समास है, ठीक है। तो ये हो जाएगा स्वर्ग का वासी तत्पुरुष समास, ठीक है। द्वंद्व समास में क्या होता है भाई? प्रायः योजक चिन्ह लगा होता है, और वैसे दोनों जो है कि पदों के बीच में और एवं तथा का भाव निकलता है। रुपया, पैसा, माता पिता, भाई बहन। कभी कभी नहीं योजक चिन्ह लगा होता है, जैसे देवासुर, देव और असुर, ठीक है। तो ये द्वंद्व समास का उदाहरण होता है। इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, तत्पुरुष, द्विगु और कर्मधारय। तत्पुरुष, द्विगु और कर्मधारय, इसमें द्वितीय पद यानी दूसरा पद यानी उत्तर पद प्रधान होता है, ठीक है। अच्छा, द्विगु की बात कर लेते हैं। तो द्विगु में प्रथम पद जो होता है संख्यावाची है, इसी से हम पहचान करते हैं, जैसे त्रिभुज, त्रिफला, चौराहा, चौमुहानी, ये द्विगु समास का उदाहरण होता है। कर्मधारय समास में क्या होता है? कर्मधारय समास में प्रथम पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है, ठीक है। पहली पहचान, दूसरी पहचान होती है। जब हम इसका विच्छेद करते हैं यानी विग्रह करते हैं तो है जो के समान का अर्थ इसमें दिखाई देता है। अगला प्रश्न, अध्ययन में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि या यड़ संधि?
यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर डी यण संधि तो बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अध्ययन जो है, अध्ययन में का जो संधि विच्छेद है वो अधिधन अयन होता है। क्या होता है? अधिधन अयन। और अधिधन अयन में देखिए इसमें अधि में ई लास्ट में क्या है? ई है, इसमें अ, ई धन अ मिलके य हो जाता है और यहीं से बनता है अध्ययन। अधिधन अयन से अध्ययन। और यह नियम होता है यण संधि का। यण संधि कहता है कि ई धन अ बराबर य, उ धन अ बराबर व। ठीक है। और वैसे ही गुण संधि कहता है अ धन ई बराबर ए, अ धन उ बराबर ओ, अ धन री बराबर अर। वृद्धि संधि कहते हैं अ या आ के साथ ए या ए मिले तो ए हो जाएगा और अ या आ के साथ ओ या अ मिले तो औ हो जाएगा। दीर्घ संधि क्या कहते हैं कि समान प्रकार के स्वर अगर आपस में मिलेंगे तो हमेशा दीर्घ होगा। जैसे अ आ, अ आ आ। ठीक है। उसी प्रकार से ई के लिए भी छोटी छोटी बड़ी, छोटी बड़ी बड़ी, बड़ी छोटी बड़ी, बड़ी बड़ी बड़ी, और ऐसे ही ऊ के लिए भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है। 4 हो गए, दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, वृद्धि संधि। एक संधि बचता है स्वर संधि के अंदर। ये सारे स्वर संधि के पार्ट हैं। इसमें एक बचता है अयादि संधि। अयादि संधि में कहा जाता है कि भाई ए के साथ अगर अ मिलता है, ठीक है, तो अय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अय। लेकिन अय के साथ अगर अ मिला तो आय हो जाएगा। उसी प्रकार से ओ के साथ यदि अ मिला, ठीक है, तो अव हो जाएगा। ठीक है। लेकिन अगर अ के साथ अ मिला तो आव हो जाएगा। ठीक है। जैसे नयन, नयन को हम क्या कहेंगे? नयन को कहेंगे निधन अन, निधन अन। अगले बता देते हैं, निधन अन, ये क्या हो जाएगा? नयन। अगर हमको नायन कहना हो तो, या नायक कहना हो तो हम कहेंगे ने नहीं कहेंगे, फिर नय अधन अक, ये हो जाएगा नायक। और उसी तरीके से हम कहें पवन तो पवन के लिए पो, चूंकि अव आ गया यहाँ पे तो पो धन अन, पवन हो जाएगा। लेकिन अगर हम यहीं पे पावन कहें तो पौ, पावन के लिए क्या होगा? पौ धन अन, पावन हो जाएगा। ठीक है। आई होप बात समझ में आ रही होगी। अगला प्रश्न, टिकाऊ में प्रत्यय बताएं। अक, अक्कड़, आड़ी, आऊ। यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर डी आऊ तो बिल्कुल सही जवाब है। टिक, मूल शब्द क्या है? टिक, उसमें आऊ प्रत्यय लगा हुआ है। मूल शब्द में के बाद में जो शब्द लग जाता है उसे हम शब्दांश लगता है, उसे हम प्रत्यय कहते हैं। अच्छा, ये टिक क्या है? टिक धातु है। क्रिया का मूल रूप क्या होता है? धातु होता है। तो टिकना से, टिकना बना है टिक से, तो टिक में आऊ लगा हुआ है। अब टिक क्रिया है ना, तो प्रत्यय इसी से पकड़ लीजिएगा। प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं। कौन सा? एक होता है कृदंत, ठीक है, और एक होता है तद्धित। तो आप कहते हैं भाई कि जो कृदंत क्या होता है भाई? जब क्रिया में प्रत्यय लगता है तो कृदंत प्रत्यय होता है ना। जैसे टिक, टिकना क्या होता है? क्रिया होता है, तो उसमें जब प्रत्यय लगा है तो ये कृदंत प्रत्यय। बाकी कहीं भी प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम विशेषण में लगेगा तो वहां पे आप कहेंगे ये तद्धित प्रत्यय है। कौन सा? तद्धित। प्रत्यय कितने होते हैं? 2 होते हैं, कृदंत और तद्धित। अगला प्रश्न, तैराक में कौन सा प्रत्यय है? ये अंतिम प्रश्न है। अब उसी प्रकार से आप जो है, जैसे पिछला प्रश्न का जवाब आपने दिया वैसे ही इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ठीक है। तैराक में कौन सा प्रत्यय है? आकू, आक, अक, अक्कड़। ठीक है। वीडियो अगर आपने लास्ट तक देखा है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, वहाँ पर ढेर सारे प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।